सोने की चिड़िया यानी भारत भारत पर हुकूमत की इस लड़ाई में अब सन 1600 ईस्वी यानी मुगलों में जब अकबर की सत्ता अभी चल रही थी, लगभग पूरी तरीके से पुर्तगालियों का एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार हो चुका था। पुर्तगाली जो 1498 में भारत आए थे, लगभग 100 वर्ष गुजार चुके थे और इन 100 वर्षों में उन्होंने भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर अपना एकाधिकार जमा लिया था। पुर्तगालियों की देखा-देखी, उनके व्यापार की में लाभ को देखते हुए अन्य यूरोपीय कंपनियां भी भारत में आने को लालायित थीं और इसी क्रम में डच भारत में आए। डचों के साथ ही अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने भी भारत में कदम रखा। इनके बीच जाहिर-सी बात है कि इनके बीच युद्ध होना अवश्यंभावी था, कारण कि किसी एक कंपनी को ही व्यापारिक एकाधिकार मिलना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर कई कंपनियां व्यापारिक एकाधिकार में रहती तो इसका सबसे बड़ा परिणाम ये होता कि उनका लाभांश बट जाता। तो इस लाभांश को एक तरफा करने के लिए इन सभी में निश्चित रूप से युद्ध होना ही होना था और ये युद्ध हुआ। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। इसकी भूमिका भी मैंने पिछले 3 लेक्चर्स में लगातार मैं इसकी भूमिकाओं से आपको रूबरू करा रहा हूँ और ये भारत में यूरोपीय कंपनियों के बारे में अंतिम लेक्चर होगा। जी हाँ, ये आधुनिक भारत के इतिहास का चौथा लेक्चर, जिसमें हम लोग डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बारे में देखेंगे, क्योंकि पुर्तगालियों के बारे में हमने लेक्चर 3 में ऑलरेडी देख लिया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले डच। डचों की बात करें तो डच डच यानी हॉलैंड वासी। देखिए, दरअसल इसे हॉलैंड कहिए या नीदरलैंड कहिए, वास्तविक रूप से हॉलैंड नीदरलैंड का ही एक प्रोविनेंस हुआ करता था, एक छोटा सा यूं कहिए कि क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन ये जो हॉलैंड था ये बहुत मजबूत होकर उभरा। तो अगर हम बात करें कि डचों के बारे में, तो सबसे पहला जो डच अभियान पूर्वी जगत में पहुंचा था, पूर्वी जगत में खासकर ये सुमात्रा और बैंटम में पहुंचा था, तो ये था कार्नेलियस डेहस्तमान के नेतृत्व में, जिसे कॉर्नेलियन हाउटमैन भी कहा जा सकता है या कहा जाता है 1596 ईस्वी में। इसके बाद से डचों ने अपना पहला कारखाना जो स्थापित किया वो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। डचों की अगर हम बात यहाँ पे करें तो इन्होंने अपना दूसरा कारखाना पुत्तोपल्ली में स्थापित किया। डच द्वारा स्थापित कुछ अन्य कारखाने, बहुत सारे कारखाने डचों ने स्थापित किए और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो कुछ अन्य कारखाने पुलिकट यानी केरल, इसी तरीके से सूरत, फिर करिकल यानी कराईकल, वर्तमान में पौंडीचेरी का एक जिला है ये, फिर चिंसुरा, फिर कोचीन। तो ये डचों के अन्य कारखाने भी रहे। पुलिकट में डच कारखाने को गैलरिया का किला तथा चिंसुरा जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहां पर इसे गुस्ताबुस फोर्ट कहा जाता था। बंगाल में डचों की पहली फैक्ट्री जहां स्थापित की गई वो स्थान था पिपली, लेकिन शीघ्र ही यह बालासोर स्थानांतरित कर दी गई। अब हम बात करें तो डचों ने पुलिकट में स्वर्ण के सिक्के, पैगोडा का प्रचलन करवाया था। ये महत्वपूर्ण है कि डचों का मुख्यालय कौन सा बना, पुलिकट बना। और पुलिकट जो कि वर्तमान समय में अगर हम पुलिकट की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, लेकिन ये डचों की जो फैक्ट्री स्थापित हुई ये आंध्र प्रदेश में स्थापित हुई। तो उनका जो मुख्यालय था वो आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ। तो डचों ने पुलिकट में कौन से सिक्के चलाए थे, तो पैगोडा जो कि स्वर्ण सिक्के थे। 1759 में अंतिम रूप से 1759 में अंतिम रूप से अंग्रेजों ने डचों को बेदरा के युद्ध में पराजित किया। बेदरा जो है पश्चिम बंगाल में है और इस तरीके से भारत में डचों की गतिविधियां समाप्त हो गई। इससे पहले 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके भारत में अपनी गतिविधियां व्यापक रूप से बढ़ा ली थी। तो ये डचों के बारे में कुछ बातें रहीं। डचों के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें, उनके व्यापारिक केंद्रों के बारे में हम इस वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे। आइए अब देखते हैं अंग्रेज के बारे में। तो अंग्रेज की अगर बात करें तो आप जानते हैं 1599 में कि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी इंग्लैंड में, और इस ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल 217 व्यापारी थे। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ की इजाज़त के साथ 15 वर्षों का एक अधिकार पत्र इस कंपनी को प्रदान किया गया और ये भारत की तरफ आए।
1608 ईस्वी में जहांगीर के समय, इस समय भारत में मुगल सम्राट जो था वो जहांगीर था। कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक एक जहाज से भारत आया। भारत में कहा, सूरत नामक बंदरगाह पर उतरा। यह जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा था। कहाँ पे? आगरा स्थित दरबार में। वहां उसने बादशाह से फारसी में बात की। फारसी का बहुत बड़ा ज्ञाता था कैप्टन हॉकिंस, बहुत कुछ सीख के आया था। इसके अलावा कई अन्य भाषाओं का भी ज्ञाता था। बादशाह ने प्रसन्न होकर इसे 400 का मनसब प्रदान किया, इसे इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की। 1608 ईस्वी में ही सूरत में कैप्टन हॉकिंस यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो 1608 ईस्वी में आप जानते हैं कि सूरत में कैप्टन हॉकिंस आया, और 1608 ईस्वी में ही कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट यहीं सूरत पर एक व्यापारिक कोठी की स्थापना की, पर इसे शाही मान्यता नहीं मिली थी। इसी शाही मान्यता के लिए वह जहांगीर के दरबार में आया, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां रही कि जहांगीर ने 1608 ईस्वी में शाही मान्यता नहीं दी। पुनः 1611 ईस्वी में अंततः शाही मान्यता के साथ इसने अंग्रेजों ने अपनी पहली जो कोठी थी, कंपनी थी, 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। इसे मछलीपट्टनम या भी कहा जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस तरीके से 1612 में पुर्तगालियों को सूरत के निकट स्वाजी हाल में पराजित किया अंग्रेजों ने, और इस तरीके से यहाँ पे अंग्रेजों की पहली बार पुर्तगालियों पर विजय यानी सत्ता स्थापित हुई। सूरत में पश्चिम भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की थी अंग्रेजों ने। तो याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत में पश्चिम भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की थी। ठीक है, क्योंकि भारत यहाँ पे जो पहली कंपनी इसके पहले ऑलरेडी स्थापित हो गई थी। चलिए ठीक है। हालांकि एक बात आपको यहाँ ध्यान देने योग्य है कि आपकी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि अंग्रेजों की भारत में पहली फैक्ट्री कौन सी थी, तो पहली फैक्ट्री कभी कभी आपके सूरत भी ऑप्शन में रहता है, कभी कभी मसूलीपट्टनम। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि आपके उत्तर यानी सही उत्तर जो आपका एग्जाम में होगा वो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। एग्जाम में जो पूछा गया है उस अनुसार उन्होंने सूरत को ही सही माना है, क्योंकि 1608 में पहली फैक्ट्री स्थापित की। हालांकि शाही मान्यता के साथ 1611 में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। इसके बाद से फिर सर थॉमस रो 18 सितंबर 1615 को भारत आया, और यह 10 जनवरी 1616 को जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। इस समय जहांगीर अजमेर में था, तो जहांगीर के अजमेर स्थित दरबार में उपस्थित हुआ था सर थॉमस रो, जो कि ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत आया था। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा का जो सुल्तान था उसने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया, यानी कहीं ना कहीं वहां पे व्यापार करने की इजाजत दे दी। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना कारखाना 1663 ईस्वी में बालासोर एवं हरिहरपुरा में स्थापित किया था। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया और वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। इसी तरीके से 1651 में ब्रिजमैन ने हुगली में एक कारखाना स्थापित किया। 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीना ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। इसको मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। 1669 से 1677 ईस्वी तक बम्बई का गवर्नर जेराल्ड आगियार था। जेराल्ड आगियार को ही बम्बई का संस्थापक भी माना जाता है। अगर हम बात करें बंगाल के सूबेदार शाह शुजा की, तो उसने 1651 में अंग्रेजों को व्यापार करने का एक विशेषाधिकार दिया था। इसके बाद से जॉब चरनाक ने बंगाल में 3 गांव कालीकता, गोविंदपुर तथा सूतानाटी को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी और फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जिसका पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर था। तो याद रखिएगा कि कलकत्ता की स्थापना किसने की थी, तो कलकत्ता की स्थापना जॉब चारनाक ने की थी। 3 गांवों को मिलाकर यहाँ पे फोर्ट विलियम का निर्माण किसने किया था, जॉब चारनाक ने किया था। और इसका पहला प्रेसिडेंट कौन बना, चार्ल्स आयर। इसके बाद से अगर फ्रांसीसियों की बात करें तो फ्रांस के सम्राट लुई, याद रखिए 14, तो लुई 14 के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। यानी जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई तो फ्रांस का सम्राट कौन था, लुई 14 था। इसके बाद से फ्रांसिस कैरो ने 1668 में सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया, दूसरा मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने पुडुचेरी, जिसे वर्तमान में पुदुचेरी कहा जाता है,
नामक एक गांव प्राप्त किया। यही गांव आगे चलकर पौंडीचेरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। डचों ने पौंडीचेरी को छीन लिया, लेकिन रिजविक की संधि के बाद पौंडीचेरी पुनः फ्रांसीसियों को मिल गई। बंगाल में मुख्य फैक्ट्री जो थी फ्रांसीसियों की वो चंद्रनगर थी। इसी तरीके से फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 24 में मालाबार स्थित माहे और 1739 में कराईकल पर अधिकार कर लिया। 1742 में डुप्ले गवर्नर बनकर आया। वह भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। डुप्ले काफी महान शासक साबित हुआ था। और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक क्षेत्र में कुल 3 युद्ध हुए थे। इसके बारे में मैंने पहले ही लेक्चर 2 में पूरा डिस्कस कर दिया है, जिसमें 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई थी। इस युद्ध में जनरल आयरकुट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। तो ये पूरी की पूरी एक भूमिका रही। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने अंतिम हुकूमत अपने पास रखी और भारत पर यानी सोने की चिड़िया पर ये जो सत्ता की लड़ाई रही, इसमें अंग्रेज पूरी तरीके से विजयी हुए। अगर हम डचों के कुछ व्यापारिक केंद्रों की बात कर लें तो पोर्टो नोवा एक बड़ा ही समृद्ध व्यापारिक कपड़ा उत्पादन केंद्र था। इसी तरीके से मसूलीपट्टनम और सूरत से डचों द्वारा नील का निर्यात किया जाता था। डचों द्वारा भरूच या भड़ौत बंदरगाह जो कि गुजरात में है, वहाँ से कपड़े का निर्यात किया जाता था। पुलिकट में डचों ने अपने स्वर्ण पैगोडा यानी सिक्के ढलवाए, सोने के सिक्के ढलवाए। फिर नागल वांचे और पालकोल्लू नील के उत्पाद दक्षिण भारत में है, नील के उत्पादन और कपड़े के रंग के लिए, रंगाई के लिए प्रसिद्ध था। इसी तरीके से मद्रास के दक्षिण में सदर सप्तम उत्कृष्ट कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका अगला पॉइंट है कि बंगाल से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन थी, तो सूती कपड़ा, रेशम, अफीम और शोरा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी तरीके से भारत से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली कुछ प्रमुख वस्तुएं जिसमें शीशा और अफीम भी महत्वपूर्ण है। फिर भारत से अफीम, जावा और चीन में निर्यात किया जाता था। अफीम कहाँ कहाँ निर्यात किया जाता था भारत से, तो जावा और चीन में निर्यात किया जाता था। फिर डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारी पद्धति पर आधारित थी, जिसे कार्टल भी कहा जाता था। डच फैक्ट्रियों के जो प्रमुख थे उनको फैक्टर कहा जाता था। तो इस तरीके से ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट रहे। और डच कंपनी के निदेशकों को भद्रजन, याद रखिएगा भद्रजन 17 रोमन अंक में आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कहा जाता था। तो ये सारी बातें रहीं। तो निश्चित रूप से आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।